हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो तक मैंने आपको जो है जहाँ पे छोड़ा था कि इनके जो फैमिलीज़ है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, तो उसको मैं इस वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एचईएफ की जो फैमिलीज़ है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट वीडियो के अंदर बता भी दिया था कि दो तरह की फैमिलीज़ है, जिसके अंदर कुछ में पिता के जीवित होने पर भी जो उसका पुत्र है वो संपत्ति के अंदर हिस्सा मांग सकता है और किसी में उसकी मृत्यु के बाद। पर एग्जैक्टली क्या होता है, एचईएफ जो है थ्योरी के हिसाब से बहुत ही अच्छा लेसन है, बिकॉज इसके अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि आपके कई सारे लेसन हैं। जैसे आपका टोटल असेसमेंट करना है, इंडिविजुअल असेसमेंट है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वाले क्वेश्चंस है, जिसके अंदर सारे हेड्स के मिलाकर जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इसमें आता है, तो इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा बनता है और थ्योरी भी इसकी बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैमिली के बारे में है, हम लोगों के बारे में है, तो हम उसको आराम से याद रखकर और इसको अच्छे से कर सकते हैं। और 7 नंबर पे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो इजीली बन सकते हैं। लाइक यही क्वेश्चन अगर ले कि एचईएफ की फैमिली जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, 2 टाइप्स ऑफ, इसके अंदर जो है स्कूल्स के नाम से इसको लिखा गया है। हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रदाय, कि हिंदू जो है लॉ के अकॉर्डिंग हमारे एचईएफ के जो है 2 संप्रदाय यानी कि 2 स्कूल्स होती है। पहला होता है इसके अंदर मिताक्षरा स्कूल, मिताक्षरा संप्रदाय। तो मिताक्षरा संप्रदाय जो होता है वो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर बाकी पूरे भारत में लागू होता है, और जिसमें पुत्र को जन्म से पूर्वजों की जो संपत्ति होती है उस पर अधिकार मिल जाता है, परंतु पिता द्वारा स्वयं उपार्जित यानी अर्न एसेट जो है, पिता द्वारा जो उपार्जित एसेट्स है, अर्न एसेट्स है, पर अधिकार नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि राजस्थान जो है वो यहाँ इन एक्सेप्शन में शामिल नहीं है। केवल पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया के अंदर यही रूल लगता है मिताक्षरा वाला, जिसके अंदर बेटा जैसे ही जन्म लेता है उसको वंश आगे से आगे जो संपत्ति मिल रही है, ठीक है, पूर्वजों से एक्सटर्नल, तो वो संपत्ति जो है उसके ऊपर उसको अधिकार मिल जाता है। जैसे कि आप किसी पौत्र का जन्म हुआ तो उसको दादा की अपनी पिता की संपत्ति पर अधिकार मिल गया है, और वो चाहे तो बड़ा होने के बाद पिता के जीवित रहते हुए भी संपत्ति पर जो है वो अपना क्लेम कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार फैमिलीज़ के अंदर झगड़े हो जाते हैं और पिता के जीवित रहते भी उनके बेटे जो है अगर अच्छे से कमाते नहीं, अच्छे से काम नहीं करते, तो उनका बस मन उसी पे रहता है कि भाई फैमिली की जो एसेट्स है उसको बांट ले और उससे जितना अपना गुजारा निकले उतना कर ले। तो अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छी जॉब करते हो, अच्छा कमाते हो, तब तो आप उससे थोड़ा सा हट जाते हो। अदरवाइज ज़्यादा ध्यान आपका उसी में रहता है कि भाई फादर की जो एसेट्स है उसके टुकड़े करेंगे और उससे जो एसेट्स मिलेगी उससे अपना बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, या जो भी XYZ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया उसको पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलेगा, और वो जब चाहें वो लोग जो है पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सकते हैं और उसका विभाजन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं, तो उनके 2 मकान हैं, 4 मकान हैं, जो भी है, तो वो जब चाहे क्लेम कर सकते हैं और उन मकानों को जो है वो उसकी हिस्सेदारी अपनी मांग सकते हैं। लेकिन कंपल्सन नहीं है, वो मांग सकते हैं, देना नहीं देना वो सब बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है वो अलग बात है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि वो व्यक्ति जो खुद कमाता है, ये बार बार में एक शब्द आता है कि पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, यानी कि आपके दादाजी ने जो आपके पिताजी को जो मकान दिया है, जो एसेट दी है, उसी पर उनके बच्चे जो है वो अधिकार जमाने के लिए जो है वो कह सकते हैं, उसकी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पिता ने खुद ने सर्विस करके, खुद ने जॉब कर कर अगर कोई एसेट्स अर्न की है, कोई एसेट्स कमाई है, कोई मकान बनवाया है, कोई संपत्ति बनवाई है, तो ये इसके ऊपर जो है वो बच्चे जन्म लेते ही अपना अधिकार जो है इस पर नहीं जमा सकते। इसमें पिता को खुद को ये अधिकार है कि वो संपत्ति को बेच भी सकता है, वो परिवार की संपत्ति में उसको हस्तांतरित कर सकता है, तो उसके लिए वो टोटली क्या है, फ्री है। तो ये पॉइंट पहले भी आ चुका है कि अगर कोई व्यक्ति खुद अगर मेहनत करके किसी एसेट्स को बनाता है और उसके बाद वो उसको परिवार की संपत्ति में हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो वो परिवार की संपत्ति में शामिल कर ली जाएगी। केवल वर्बली कहने पर भी वो ट्रांसफ़र हो जाती है, उसमें कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं कि 4 बेटे हैं, जैसे मान लीजिए एक बेटे ने मेहनत करके कुछ एसेट जनरेट करी और बाकी भाई जो है वो ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर पाए, तो उसने कहा कि चलो मैं अच्छा जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक मकान जो बनाया है ये मैं फैमिली को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये वर्बल कहने पर भी वो एसेट जो है वो फैमिली के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये तो हो गया मिताक्षरा।
दूसरा होता है इसमें दाया भाग स्कूल यानी कि दाया भाग संप्रदाय। तो ऑब्वियस है कि जब मिताक्षरा जो है लागू होता है, जहाँ पर उनके अलावा जिनका हमने नाम लिखा है कि इनके अलावा जो है वो आपके क्या लागू होता है, मिताक्षरा, तो इसका मतलब कि जो जगह यहाँ छोड़ी है उन जगहों पर जो है वो आपके क्या लागू होगा, दाया भाग। तो इसके अंदर है पश्चिम बंगाल, एक तो आपका जो ऊपर था पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर ये लागू होगा। और इसमें पुत्र को पिता की मृत्यु के बाद ही पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार होता है और पिता को संपत्ति पर जो है समस्त अधिकार होंगे। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर भी यही है कि जैसे पिता को खुद ने जो अर्न की है संपत्ति उस पर अधिकार तो होता ही है, लेकिन नई चीज़ इसमें यह है कि ऊपर वाले में पूर्वजों की संपत्ति जो थी उस पर बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको अपने पूर्वजों की संपत्ति पर जो है क्या मिल जाता है, एक राइट मिल जाता है कि भाई वो उसकी सहभागिता, उसका पार्टीशन करने का उसको अधिकार मिलता है। लेकिन इसके अंदर दाएं भाग में ऐसा नहीं है। दाएं भाग में ये है कि पिता की जब तक मृत्यु ना हो जाए पुत्र संपत्ति के ऊपर जो है वो अपना अधिकार नहीं जमा सकता है, उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता है। और पिता को अधिकार है कि वो जीवित रहते हुए अपने पूर्वजों से जो संपत्ति मिली है उसको कुछ भी कर सकता है, उसको बेच सकता है, बांट सकता है, जैसे भी उसको चाहे। तो दैट मीन्स कि ये बड़ा ही अलग सा सिस्टम हो गया। यहाँ पर इन जो स्टेट्स के अंदर 3-4 के नाम लिखे हैं, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ये रूल है कि पिता के जीवित रहने तक उसके बच्चे जो है वो एसेट्स के अंदर क्लेम नहीं करेंगे, उसकी मृत्यु के बाद फिर वो संपत्ति को बांट सकते हैं। और पिता खुद जो है अपने पूर्वजों की संपत्ति को आराम से जैसे चाहे उसको यूज़ करे, उस पर उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये अच्छा एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर में आ सकता है। इसमें लगभग 1 पेज आप आराम से जो है 1-1.5 पेज लिख सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें रेजिडेंस ऑफ HUF। तो रेजिडेंस ऑफ HUF का मतलब यही है कि HUF की जो नागरिकता है, जो उसकी निवास स्थिति है, वो कैसे डिसाइड होती है। तो ये टॉपिक हमने टोटली अच्छे से पहले से कर रखा है, रेजिडेंट वाले लेसन के अंदर इसको पूरा पढ़ा है, इसके सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि HUF को कब अपन क्या मानते हैं। लेकिन चलिए वापस से एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर इसको लिखकर। तो इसके अंदर रेजिडेंस के जो स्टेटस होते हैं वो आपको वापस थोड़ा सा बता देता हूँ कि 3 तरह के स्टेटस होते हैं हमारे। एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। और ये सारी चीज़ें जो है 2 बेसिक और 2 एडिशनल कंडीशंस के ऊपर रहती है। 2 बेसिक कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में किसी भी व्यक्ति को कम से कम 182 दिन 182 डेज भारत में रहना चाहिए, और अगर वो 182 डेज नहीं रहता है तो सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर सकता है, जो कि होती है कि 60 डेज प्रीवियस ईयर में भारत में रहे और उसके पहले के प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 डेज को पूरा करे। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को वो पूरी करता है तो उसको रेजिडेंट का टैग मिल जाता है। लेकिन वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है तो उसके लिए आगे 2 एडिशनल कंडीशन और होती है। लेकिन अगर वो एक भी बेसिक कंडीशन को पूरा ना करे, ना फर्स्ट 182 ना 60 प्लस 365 को, तो वो सीधा नॉन रेजिडेंट कहलाता है। और एडिशनल कंडीशन क्या थी कि प्रीसीडिंग ईयर को, जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़कर प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में 2 ईयर्स तक कम से कम जो है उसको रेजिडेंट का टैग मिला हो, और प्रीसीडिंग ईयर जो है, जो 7 ईयर प्रीवियस ईयर को छोड़कर वो कम से कम वहाँ पर 730 डेज रहता है, तो ये एडिशनल कंडीशंस जो है वो 2 बनती है। तो अगर कोई व्यक्ति दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा करता है एक बेसिक के साथ तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। लेकिन अगर एक बेसिक पूरी करता है लेकिन दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरी नहीं करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो कहलाता है असाधारण निवासी। तो यहाँ पर HUF के लिए क्या रूल है? HUF का ये रूल होता है, पहला ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, कि इफ़ बिजनेस फुल्ली और पार्शली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यानी जो भारत के अंदर अगर उस HUF परिवार का जो बिजनेस है, जैसे हमारी सुनार की दुकान है, हमारा किराना स्टोर है, कोई और कपड़े का बिजनेस है, और उसकी जो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जिसकी जो पॉलिसीज़ होती है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो अगर इंडिया से बनती है, ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी चीज़ें बने, कुछ हम बाहर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पॉलिसीज़, कुछ रूल्स जो है वो अगर इंडिया से बनते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ड भी यूज़ हुआ है कि फुल या पार्शली अगर इंडिया से वो कंट्रोल होता है बिजनेस, तो उसको अपन जो है वो क्या मानेंगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट के। भाई ये बिजनेस जो है, ये HUF परिवार जो है भारत का एक साधारण निवासी है। और आपको याद होगा कि जितनी निवास स्थिति ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरफ जाती है, इंडिया में आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, और जितनी नॉन रेजिडेंट की तरफ अगर आप जाते हैं तो उतना ही अपन को टैक्स क्या करना होता है? कम देना होता है। सेकेंड कंडीशन है असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट।
तो देखिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो बेसिकली कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्ता ने अगर दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरा नहीं किया है तो ये परिवार जो है पूरा का पूरा आपका क्या माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। मीन्स कि अगर उसने कर्ता जो फैमिली का है, फैमिली हैज बीन नॉन रेजिडेंट जस्ट तो सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था थोड़ा। तो इसके अंदर जो है वापस में बता रहा हूँ कि द मैनेजर ऑफ फैमिली हैज़ बीन अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 out of 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग दैट प्रीवियस ईयर। तो देखिए इसने इसको इनडायरेक्ट वे में बताया, जैसे डायरेक्ट वे तो ये था सीधा कि भाई उसको प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स इंडिया में क्या रहना चाहिए, रेजिडेंट। तो इसने ये उल्टा लिखा है कि भाई वो लास्ट के 10 सालों को छोड़कर जो प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल थे तो उसमें 10 में से 2 साल उसको क्या रहना चाहिए था, रेजिडेंट। इसने लिख दिया कि 9 साल अगर वो नॉन रेजिडेंट रहा तो इसका मतलब कि 10 में से केवल 1 साल रेजिडेंट रहा और 9 साल अगर नॉन रेजिडेंट रहा तो वो उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। तो इसमें ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा, अगर सिंपल लिखता तो अपने लिए और भी आसान होता है कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 10 ईयर्स में से उसको 2 ईयर्स भारत में क्या रहना चाहिए था, रेजिडेंट। या यूँ कह ले कि भाई अगर 10 में से 9 साल अगर वो जो है वो नॉन रेजिडेंट रहा, इसका मतलब कि वो सिर्फ 1 साल ही रेजिडेंट रहा, कम से कम 2 साल रहना चाहिए, तो उसने एडिशनल कंडीशन जो है फर्स्ट पूरी नहीं की। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी एडिशनल, कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पहले के 7 ईयर्स में कितने दिन रहना था उसको, 730 दिन। तो यहाँ उसके लिए क्या लिखा है कि ही लिव इन इंडिया 729 days in preceding 7 previous year preceding that previous year, यानी कि पिछले साल को छोड़कर उससे पहले के 7 साल में वो केवल भारत में केवल कितने दिन रहा, 729 days रहा। उसको कितना रहना चाहिए था, 730 दिन। तो दैट मीन्स कि इसमें वो यूँ इस हिसाब से लिखा, उसका मीनिंग खैर वही है कि लास्ट साल को छोड़कर पहले के 7 साल में 730 दिन भारत में नहीं रहा, तो इसका मतलब उसने ये कंडीशन पूरी नहीं करी। तो अगर वो एडिशनल कंडीशंस को पूरी नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट जो है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो इसके अंदर माना जाएगा। और नॉन रेजिडेंट वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल आसान है। नॉन रेजिडेंट के अंदर तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है कि नॉन रेजिडेंट उसको तब माना जाएगा कि इफ़ कंट्रोल ऑफ HUF सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि HUF का नियंत्रण भारत के बाहर स्थित हो, यानी उसकी जो पॉलिसीज़ है, उसके जो रूल्स है वो सारे भारत के बाहर बनते हो और यहाँ उसको सिर्फ फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब उसका कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा है, तो उसके जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भारत में नहीं बनते हैं, तो उसको अपन क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट जो है ये हो गया। तो दैट मीन्स कि 2 कैटेगरी तो बिल्कुल ईजी हो गई कि अगर आपका जो बिजनेस है उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर आपका कंट्रोल बिल्कुल भी इंडिया से नहीं हो रहा है तो सीधा आप नॉन रेजिडेंट है। और अगर कर्ता जो है वो एडिशनल कंडीशंस को पूरा नहीं करता है, दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरा नहीं करता है, तो आपका जो HUF परिवार है वो क्या माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये तीनों कैटेगरी HUF की रेजिडेंट स्टेटस पर हो गई। अब उसके बाद अगला पॉइंट है असेसमेंट ऑफ HUF, यानी HUF परिवार जो होता है उस पर किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिसाइड करते हैं, कैसे उसका जो है रिटर्न फाइल होता है। तो HUF में मैंने शायद आपको पहले भी बोला था कि HUF जो है और जो इंडिविजुअल है उसके रूल एक ही है। HUF परिवार बिल्कुल जस्ट लाइक इंडिविजुअल की तरह, यानी एक व्यक्ति के समान जो है वो टैक्स भरता है। तो दैट मीन्स कि हम साल भर से जो पढ़ रहे हैं जो भी, वो सब बेसिकली इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो सैलरी हेड में, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स से जो भी हेड में जिस तरह से टैक्स भरता है वैसे ही इसमें आता है। HUF में एक चीज़ का फ़र्क जरूर है कि HUF परिवार को कोई सैलरी की इनकम नहीं होती, तो HUF को सैलरी के अलावा बाकी सारे हेड्स की इनकम होती है और उसके ऊपर उसको टैक्स भरना होता है। इसकी जो टैक्स की जो रेट्स है सारे वो 2.5 लाख वाली, और जो लगती है नॉर्मल, दैट मीन्स कि जो सुपर सीनियर और सीनियर सिटीजन के जो एक्सेप्शन है 3 लाख 5 लाख के, वो इनको नहीं मिलते। इसको वही 2.5 लाख वाला जो 10 लाख वाला सिस्टम है वो इनका लगता है। तो वही टैक्स की रेट है, वही रूल्स है, वैसे ही इनको सारे डिडक्शन जो मिलते हैं इंडिविजुअल को, उसके नाम इसमें लिखे हुए कि कौन कौन से डिडक्शन इनको मिलते हैं जो मोस्टली इंडिविजुअल से मिलते जुलते हैं। दूसरी बात इसमें यह है HUF इनकम ऑफ मेंबर विल नॉट बी टैक्सेबल। तो ये हम साल के शुरू से पढ़ते आए हैं कि फर्म
HUF और AOP से जो हिस्सा मिलता है, फॉर्म तो हमने जस्ट इससे पहले कंप्लीट किया है, वहाँ आपने देखा है कि भाई फॉर्म जो है खुद हाईएस्ट जो इंडिया की जो टैक्स रेट है 30% उससे टैक्स देती है। तो जब हाईएस्ट रेट से वो ऑलरेडी टैक्स भर चुकी है तो फिर और ज़्यादा टैक्स देने का उसको सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए HUF परिवार के सदस्यों को जब HUF से इनकम मिलती है तो उनको किसी भी तरह से टैक्स देने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती। फिर उसके बाद फीमेल जो है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि फीमेल कैन नॉट बी को पैसेंजर बट सी कैन बी कर्ता। तो इसका मतलब ये होती है कि फीमेल मेंबर्स जो है वो को पैसेंजर्स नहीं बन सकती, यानी कि सहभागी नहीं बन सकती है कि भाई अगर परिवार में कोई जो व्यक्ति है, पुरुष व्यक्ति, ज्येष्ठतम व्यक्ति भी नहीं है, उसके बाद कनिष्ठ पुरुष जो है वो भी नहीं है, जैसे 2 भाई है उन दोनों की डेथ हो चुकी है तो परिवार के अंदर अब कोई बड़ा व्यक्ति है नहीं, तो अपन ने सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर को जो है परिवार का कर्ता बना दिया। लेकिन कर्ता बनाने के बावजूद भी वो को पैसेंजर्स मतलब कि जो सहभागी है कि संपत्ति पर अधिकार नहीं मांग सकती है कि भाई अगर वो परिवार की कर्ता है तो अब वो डिमांड करे कि भाई एसेट से मुझे भी हिस्सा मिले। तो हिंदू लॉ में इस तरह का कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है कि उसको को पैसेंजर माना जाए। फिर उसके बाद सैलरी टू फैमिली मेम्बर्स। कई बार जो है, जैसे आपने स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि फैमिली, ये पहले से ही मैंने ये जो अब लिखा है या ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स को लगाते हो तो उनको लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो सैलरी होगी वो सैलरी आपको बिजनेस के एक्सपेंसेस में से डिडक्शन मिलने की छूट मिलेगी। वही मैंने लिखा है कि इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम ऑफ HUF बट ही शुड वर्क इन HUF एंड सैलरी शुड नॉट बी एक्सेस। तो मतलब कि ही शुड बी वर्क इन HUF, यानी कि उसको वास्तव में काम करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कैसे डमी में नाम लिख दिया कि मेरा एक बेटा ये करता है, एक जना ये कर रहा है, एक भांजा भतीजा जो भी है सबके किसी का अकाउंटेंट, स्टोर कीपर और सबके नाम डाल दिए और वास्तव में वो कोई काम करते ही नहीं। तो जब भी पकड़े जाएंगे तो आपने पढ़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कि कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने लिखा है लेकिन मगर वो वास्तव में हुआ नहीं तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके जो इनकम में जुड़ेंगे और उन सब के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि 2 चीज़ें ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि HUF की जो है इनकम में से आप सैलरी घटा सकते हो। फर्स्ट थिंग कि उस व्यक्ति ने वास्तव में काम किया हो और उसकी जो सैलरी है वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया कि आप जो है अकाउंटेंट लगा सकते हैं जिसको 10,000 रुपये देने हैं लेकिन आपने 15,000 रुपये, 20,000, 25,000 रुपये उसकी सैलरी दिखाई है। तो जितनी ज़्यादा दिखाई है फिर वो आपके कैंसिल या डिसअलाउड हो जाएगी, डिसअलाउड मानी जाएगी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी के अंदर एक नोट लिखा हुआ है नीचे कि ही विल नॉट गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ HUF सैलरी। मतलब कि HUF से जो सैलरी मिलती है मेंबर को तो वो तो उसके लिए तो इनकम तो हो गई, लेकिन गवर्नमेंट उसको जो है SD जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है हमको वो उसको नहीं देगी। बिकॉज क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो ज़रूरी है कि आप जो है फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर जो है वो सैलरी पर्सन हो और एम्प्लॉय वाला रिलेशन आपका बनता हो। तो HUF का मेंबर जो है वो सैलरी भी प्राप्त करेगा लेकिन इसके बावजूद भी उसको जो है कर्मचारी यानी एम्प्लॉय नहीं माना जाता है एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय और इस वजह से उसकी जब इनकम काउंट होती है तो HUF फैमिली से मिलने वाली सैलरी में उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो नहीं मिलता है। अब इसके आगे अब वही एक रहता है कि बोर्ड पे जितना लिखा होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार में और उसके बाद अब वापस जो है नेक्स्ट वीडियो में लगभग मेरे हिसाब से कि इसकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।